स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं वेंटिलेटर पर अस्पताल की। लोगों को सेहत की दवा देने वाला अस्पताल ही जब बीमार पड़ जाए, उसकी सांस उखड़ने लगे तो उसके इलाज की जरूरत बढ़ जाती है। सिरोही का वो कौन सा अस्पताल है जिसे इलाज की जरूरत है, आइए देखते हैं। यहाँ जिंदगी इत्तेफाक है, यकीन नहीं तो इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए जो चीख चीख कर अस्पताल की बदहाली बयां कर रही है। इलाज के इंतजार में फर्श पर बैठा मरीज, खून से लथपथ बेड, हाथ से बोतल पकड़कर सलाइन चढ़वाती महिला। परेशान करने वाली ये तस्वीरें सिरोही जिला अस्पताल की हैं, जिन्हें देखने के बाद कहने सुनने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। अस्पताल की बदहाली की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दीवारों पर टंगे जाले मरीजों का हाल बयां कर रहे हैं। कभी दीवार को तरसे, कभी दर को तरसे, हम हुए खाना बदोश, ऐसे की घर को तरसे। सचमुच अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए सरकार की पहल भी अस्पताल आने वाले मरीजों को राहत नहीं दिला सकी है। इस अस्पताल में संसाधनों की कमी का आलम ये है कि यहाँ सलाइन का बोतल टांगने के लिए स्टैंड तक नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जब रात में अस्पताल का जायजा लेने पहुंची तो मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों के कमरे में भागते नजर आए, लेकिन डॉक्टर साहब तो क्या मिलते, स्वास्थ्य कर्मी तक नदारद थे। कुर्सियां खाली थीं, इलाज के लिए हाहाकार मचा था। कईयों को पर्ची तक नहीं मिल रही थी क्योंकि पर्ची देने वाले कर्मचारी मोबाइल में बिजी थे, और तो और कहीं बीपी नापने की भी व्यवस्था नहीं थी। आधा घंटा थी वो भाई मोबाइल में मसली रही हो, आधा घंटा थी वो आधा घंटे बीपी आई हुई है ज़्यादा, तो वो चेक करा, चक्कर आ रही है। तब डॉक्टर साहब देखना तैयार नहीं बनने कि आप बाहर बैठोगे, बाद में आना, बाहर बैठो, बाद में आना, बेगना जाना। आइए एक चिट्ठी मैडम आपने एडमिट रास्ता हुआ आधा घंटा थी, तब एडमिट ठीक रह रही है, मोबाइल में ढूंढे पड़ी है। बताने की जरूरत नहीं कि कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं और कईयों के हाथ में अगले अस्पताल में रेफर होने की पर्ची थमा दी जाती है। ऐसे माहौल में जिंदगी को इत्तेफाक नहीं तो और क्या कहें। यहाँ मरीजों की चीख निकलती भी है तो होठों में ही घुट कर रह जाती है। पहले वो छटपटाता है, फिर उसकी देह ढीली पड़ती है और आखिर में ढह जाती है। क्या कोई जिम्मेदार इस बदहाल अस्पताल की सुध लेगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सरकार की उस व्यवस्था की जिसका लाभ सिफर है। सरकार की दी गई व्यवस्था तब तक आम जन को फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि प्रशासन अपना लापरवाह नजरिया न छोड़े। चित्तौड़गढ़ की इस खबर को देखें, जहां कलेक्ट्रेट में दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई, लेकिन दिव्यांग हो चुका सिस्टम उसे 2.5 साल से लटकाए हुए है और यहां आने वाले दिव्यांग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। में दिव्यांगों के लिए ऊपर आने जाने के लिए जो लिफ्ट लगी हुई है वो 2 साल से लगने के बाद मेरे ख्याल से चली भी नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट से जुड़े जिम्मेदार शख्स की स्वीकारोक्ति सिस्टम की पोल खोलती है। साहब बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर की शानदार बिल्डिंग में लगी ये लिफ्ट पिछले 2-2.5 साल से बंद है। आप सोचेंगे इसमें हैरान करने वाली क्या बात है, लेकिन अगली तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देगी। कलेक्टर साहब के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची इस फरियादी को देखिए, किस तरीके से इन्हें घसीटकर सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ रहा है। ये फरियादी विकलांग है, किसी तरह कलेक्ट्रेट तो पहुंच गई, लेकिन आगे घसीटकर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सुनिए इस महिला का दर्द। लिफ्ट बंद होने से मैं तो अभी उनके साथ आई हूँ तो बहुत परेशानी हुई चढ़ने में। लिफ्ट चालू होती तो हमारा अच्छा लगता। आपने तस्वीरें देखी, आपने इस दिव्यांग की बात सुनी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दफ्तर में दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई है, लेकिन 2.5 साल हो गए लिफ्ट काम में नहीं लाई जा सकी, क्योंकि ये लिफ्ट दिव्यांग हो चुके सिस्टम की भेंट चढ़ गई है।
सवाल उठाने के बाद अब इसे सही कराने की सुगबुगाहट शुरू हुई है। पिछली बैठक में भी ये मामला जानकारी में आया। अधिकारी ने कहा था कि हम कार्रवाई करके इसको जल्दी चालू कराने का प्रयास करेंगे। अभी आज मैं कलेक्टर साहब से बात करके कितनी जल्दी चालू हो सकती है उसके लिए प्रयास करूंगा और संबंधित इसमें दोषी पाया गया है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करेंगे। कलेक्ट्रेट फरियाद लेकर आने वाला हर दिव्यांग यही चाहता है कि अगर सरकार की ओर से लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई तो सिस्टम अपनी ओर से रोड़े ना अटकाए। ये कलेक्टर ऑफिस है ऊपर और कलेक्टर साहब बैठते हैं और यहाँ सीढ़ियों से आते जाते तो बहुत दिक्कत होती है और मैं इस बारे में कलेक्टर साहब से बात कर चुकी थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी। लाखों की लागत से सरकार ने दिव्यांगों के लिए सुविधा तो मुहैया करवा दी, लेकिन लापरवाह प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। इस लिफ्ट के सही होने से यहाँ आने वाले दिव्यांगों को फायदा होगा, तो ऐसे में ये लापरवाही क्यों? क्या कलेक्टर साहब अपने दफ्तर की इस खामी पर नजरे इनायत करेंगे? सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चित्तौड़गढ़। और अब बात करते हैं लुटेरी दुल्हन की। इसके किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कैसे झुंझुनू में एक दुल्हन ने शादी के महज 15 दिनों बाद ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाया और फरार हो गई। शादी करके फंस गया यार, लुटेरी दुल्हन ने दिया जख्म, ससुराल को लूटकर फरार हुई दुल्हन। दुल्हन 420। दूल्हों को लूट का शिकार बनाने वाली साल 2015 में आई बॉलीवुड फिल्म डॉली की डोली की कहानी तो फिल्मी है, जिसे देखकर एक बार की ये भी लग सकता है कि क्या ऐसा सचमुच जिंदगी में हो सकता है। लेकिन आप जो सोच नहीं सकते वही हुआ है झुंझुनू के खेतड़ी में, जहां के रहने वाले हेमराज ने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर पंजाब की दुल्हन दीप कौर से शादी की, लेकिन घर आने के मात्र 15 दिनों के अंदर लुटेरी दुल्हन ने ससुराल वालों को नशे की गोली खिलाकर 60,000 नकद और गहने लेकर फरार हो गई। पंजाब में वहाँ किसी लड़की के दिखा करके उससे शादी कराई। देन उसके बाद इन्होंने कोई कोर्ट में शादी कर ली। तत्पश्चात उस पत्नी को लेकर के घर पे आ गए। कुछ दिन तो ठीक रही, बाद में इनको पता लगा कि घर में कोई नशीली दवाई या कोई नशीली गोली वोली खिला करके और घर से कोई चोरी करके ले गई सामान, कुछ 60,000 रुपये नकद। पीड़ित परिवार ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ खेतड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस विशेष टीम गठित कर शादी में मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले और पैसे लेकर हेमराज की शादी करवाने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और दर्ज करके हमने इसमें टीम भी बना दी है। संबंधित जो लोग हैं, जो बीच के लोग हैं जिन लोगों ने शादी कराई और पैसा लिया, उन लोगों को हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे और जो भी ऐसा हमें जानकारी में आ रहा है कि ऐसा कोई गिरोह हो सकता है और भी कोई जगह जगह कोई शादी कराने में कोई संलिप्त हो सकते हैं, इस बारे में भी हम जांच कर रहे हैं और जल्दी हम उनको पकड़ करके इसका खुलासा करेंगे। पीड़ित हेमराज ने रिश्तेदारों के कहने पर परिवार बसाने का सपना देखा और पैसे खर्च कर पंजाब की दुल्हन से मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन हेमराज और उसके माता पिता को कहां पता था कि जिसे वो अपने घर में बहू बनाकर ला रहे हैं वो बहू नहीं, लुटेरी दुल्हन निकलेगी। इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और अब बात 5 लाख के लालच की। वो 5 लाख का भूखा था, लेकिन इस रकम के लिए एक सरकारी शर्त थी जिसे पूरा करने के लिए दिखावे की शादी की, फिर अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। चुरू से ये स्पेशल रिपोर्ट। और जबरदस्ती लेके वो मेरे भाई ने जान से मार नहीं सन्न कर देती इस युवती की दर्दनाक दास्तां। हैवानियत की हदें पार हुई हैं इसके साथ।
और करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका वो पति है, जो किसी जल्लाद से कम नहीं, जिसने ऐसे जुल्म किए हैं ये अपनी जान देने पर आमादा हो गई। पीड़िता की एक युवक निकेश सी जान पहचान थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया। वहां उसने डरा धमकाकर युवती से शादी कर ली। शादी का मकसद था अनुसूचित जनजाति विवाह योजना का लाभ लेना। योजना के तहत युवक को मिलने थे 5 लाख रुपए। विवाह के बाद 7 दिन तक बंधक बना किया दुष्कर्म। 5 लाख की लालच में युवती को घर लाया। बाद में बेचने की धमकी देकर घर वालों से पैसे मांगने लगा। कोई कार्रवाई नहीं करने वाली। मैंने मना अच्छा हो गया, मैंने 4 लगा दिया। आठ में गरीब आदमी हमारे भी क्या नहीं और हमारे कोई सुनाई नहीं। हमारे गाँव का जट्टा क्या है, एक तो गुलाब देवी और एक बेटो है प्रदीप और कुलदीप है। बेईमान मारने की धमकी दे रहा। मेरे घर भी आ गए 2-3 बार। मैं पुलिस ने 4 बार फोन कर दिया, मेरे कोई सुनाई। अभी मैं 5 बार फोन करी सुबह से, अभी तक मेरे को नहीं पूछ रहा कोई नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कानून के दर पर इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन वर्दी वालों ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई, जिससे पीड़ित डिप्रेशन में चली गई और चूहा मारने की दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस और प्रशासन कुछ भी और मार गाँव का परेशान कर रहे, घर तक मार ना आ जाए। आरोपी युवक दबंग परिवार से हैं और अब पीड़िता और उसके परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। यहां तक घर आकर भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हमारे साथ इंसाफ करो, आरोपी को सजा दो, ताकि फिर कोई निकेश 5 लाख के लालच में किसी का फायदा ना उठा पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जालोर में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का गौरवशाली क्षण तो आपको जरूर याद होगा, लेकिन उसी जालोर से गुजरने वाले एक नेशनल हाईवे का हाल आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने वाले सामरिक महत्व का यह हाईवे गड्ढों से भरा है या गड्ढे में हाईवे, यह आपको तय करना है। पाकिस्तान बॉर्डर पर खस्ताहाल हाईवे। गड्ढों में तब्दील सामरिक महत्व वाला NH 68। मैं गुजरात बॉर्डर से बाड़मेर जिले को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 68 पे खड़ा हूं और जिसकी बदहाली की तस्वीर है वो साफ तौर से आपको दिखाई दे देगी। और ये वो हाईवे है, नेशनल हाईवे, जहां से हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन जो बड़े छोटे वाहन गुजरते हैं और पड़ोसी राज्य गुजरात में प्रवेश करते हैं। लड़ाकू विमानों के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराकर इतिहास रचने वाले जालोर जिले के सांचौर हाईवे की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। गड्ढों में तब्दील नेशनल हाईवे 68 पर वाहन चलाना किसी सजा से कम नहीं। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खड्डे ही खड्डे हैं, बारिश में खाली टोल लेते हैं और पैसे का कोई नाम, रोड का कोई नाम निशान नहीं है। मैं यहाँ पूरा ये मेगा हाईवे चल के आया हूँ, रात का चला हुआ, पूरी रात चल रहा हूँ ये और सवेरे चल रहा हूँ, पूरे खड्डे ही खड्डे हैं। पूरी सड़क में यही हाल है। हाईवे पर जगह जगह 2 से 5 फीट के गहरे गड्ढे बन गए हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जालोर सहित बाड़मेर, जैसलमेर और पाकिस्तान बॉर्डर से गुजरात को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस पर हर साल 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इसका जिम्मा दिया गया है के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। इस तरीके की हालत है और इसके मेंटेन के नाम पर साल के 4 करोड़ से अधिक रुपए जो है कंपनियां टेंडर के रूप में डकार लेती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस सहित तमाम प्रकार की जो है व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से बदहाली के आंसू बह रहे हैं। बहुत भारी खड्डे हैं, गाड़ी चलना ही मुश्किल है। बड़ा बड़े खड्डे हैं, बरसात के टाइम तो गाड़ी पूरी डूब जाती है। कंपनी तो कह रही है रिपेयरिंग करे, लेकिन जीरो है, रिपेयरिंग कर नहीं रही है। सामरिक दृष्टि से अहम जालोर जिले की अधिकांश सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। सड़कें ऐसी हैं कि इन पर पैदल चलना भी आसान नहीं है। जहां चलना वाहन चालकों के लिए जोखिम भरा है, इसके बावजूद
हाईवे अथॉरिटी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। 4 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पे ये कंपनियां डकार लेती है, लेकिन आज दिन तक इस हाईवे की मरम्मत नहीं हुई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस हाईवे की मरम्मत की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। और अब बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों की। प्रदेश में 8 सालों के बाद क्रिकेट का वैभव लौटने वाला है। जी हां, आरसीए की कोशिशों को मुकाम मिला है। अब मरुधरा के क्रिकेट प्रेमी फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। खत्म हुआ 8 सालों का इंतजार। क्रिकेट प्रेमियों का सपना हुआ साकार। फिर होगा इंटरनेशनल मैच का दीदार। फिरकी की फांस, बाउंसर का वार। जमकर होगी चौकों छक्कों की बौछार। ईमानदार कोशिशों ने अपना रंग दिखाया। मरुधरा में क्रिकेट का वैभव लौट आया। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तभी तो आरसीए की ईमानदार कोशिशों को भी बड़ा मुकाम मिला और एक ऐसी खबर आई जिसने मरुधरा के क्रिकेट प्रेमियों को झुमा दिया। जिन क्रिकेट प्रेमियों की आंखें पिछले 8 साल से जयपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दीदार को तरस रही थी, उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब उनका सपना फिर साकार होने वाला है। मरुधरा के क्रिकेट का वैभव लौटने वाला है। जी हां, ये खबर है कि नवंबर-दिसंबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान 17 नवंबर को होने वाले T20 मैच की मेजबानी जयपुर के SMS स्टेडियम को मिली है। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज दौरे में भी 9 फरवरी 2022 को वनडे मैच के दौरान होने वाले बैट बॉल के जंग के गवाह भी SMS स्टेडियम में बैठे दर्शक ही होंगे। दोनों इंटरनेशनल मैच की मेजबानी को लेकर बीसीसीआई ने अपने शेड्यूल में जयपुर के वेन्यू को फाइनल कर दिया है। मैचों की मेजबानी मिलने के बाद आरसीए अध्यक्ष ने बीसीसीआई का आभार जताया। नहीं, 8 साल का लंबा समय था जब कोई बीच में इंटरनेशनल मैच जयपुर में नहीं आयोजित हो सके, और मुझे खुशी है कि आज बीसीसीआई ने आरसीए के ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बीसीसीआई के ऑनरेरी प्रेसिडेंट साहब श्री सौरभ गांगुली जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी महोदय श्री जय शाह जी को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा। अपनी कोशिशों से क्रिकेट प्रेमियों का दामन खुशियों से भरने वाले आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा है कि आरसीए में अब विवाद नहीं, अब केवल क्रिकेट की बात होगी। उन्होंने कहा कि नए स्टेडियम निर्माण के लिए भी काम बेहद तेज गति से चल रहा है। जयपुर का नया क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है, उसकी टेंडर प्रक्रिया हमने पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। अब आने वाले महीना सवा महीने में हम लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा मन है कि हम लोग आने वाले 2-2.25 साल में इस कार्य को पूरा कर लें, ताकि आने वाले 2 साल 2.5 साल बाद जो भी मैचेस हों, तो जयपुर में जब नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार मिले। और यही हम सौगात यहाँ पे जनता को और खेल प्रेमियों को देना चाहते हैं कि जयपुर में आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 16 अक्टूबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। तो फिर हो जाइए तैयार, 8 सालों बाद होगा इंटरनेशनल मैच का दीदार और जयपुर के SMS स्टेडियम में जमकर होगा धमाल, क्योंकि मैदान में होगी चौकों छक्कों की बौछार। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीच की रिपोर्ट। और आखिर में बात पर्यटन की। सीकर, चूरू, झुंझुनू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी पर्यटन सर्कल विकास योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना का ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने बजट के दौरान किया था। तो ये सुंदर व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए भी हों, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए
हम लोग देखा जा रहा है कुत्ता एक मैदान के बीच कीचड़ में खेलता हुआ नजर आया। वो मैदान के बीच पानी भरने से जमी गीली मिट्टी पर